दोस्तों इतिहास में धोखे, छल, प्रपंच, चालाकियां जैसी तमाम घटनाओं का जिक्र आता है। धोखेबाजी करना लोगों की फितरत का ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण इतिहास के कई कलंकित अध्याय लिखे जा चुके हैं। कुछ घटनाओं में तो धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि करीबी हुआ है राजाओं का। दोस्तों चाणक्य ने एक बार कहा भी था कि जैसे आप अपने रहस्य को अपने शत्रुओं को भी पता लगने नहीं देते, इसी तरह अपने रहस्य को अपने मित्रों को भी पता नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है वो आपको कल नाराज यदि हुआ तो वो आपका शत्रु बन जाएगा और आपके सारे रहस्यों को जानता हुआ आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों हमारा भारत देश कितने सालों तक गुलाम रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ लोगों की गलतियों के कारण हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत में भी व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते एक व्यक्ति ने ऐसा ही धोखा देने का कलंकित कार्य किया था। यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। भारतीय इतिहास का एक पूरा अध्याय गद्दारों से भरा पड़ा है। गद्दार शब्द के पर्याय के रूप में जयचंद से लेकर मीर जाफर तक के नाम लिए जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त भी कई ऐसे गद्दार पैदा हुए जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी। अन्य गद्दारों की वजह से भारत इतिहास में अंग्रेजों और विदेशी ताकतों का गुलाम बनने के लिए मजबूर हो गया था। दोस्तों इन्होंने ऐसा विश्वासघात किया था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि अगर यह गलती नहीं हुई होती तो भारत को शायद उसका अंजाम नहीं भुगतना पड़ता। और दोस्तों फिर वही चाणक्य की बात, अगर हमारा कोई अपना जो हमारी कमजोरी और ताकत को बड़े अच्छे से जानता है, अगर वही हमारे साथ धोखा कर दे तो ऐसी जंग को जीत पाना तो मुश्किल ही हो जाता है और इस तरह से बड़े बड़े राजा और साम्राज्य को भी खत्म किया जा सकता है। और दोस्तों हमारा अखंड भारत जो पहले मुगलों के पहले कभी नहीं हारा था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। आप जरा कल्पना करिए, अगर हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम ना हुआ होता या फिर मुगल देश में आए ही न हुए होते या फिर आजादी के बाद भारत का बंटवारा न हुआ होता। बातें सुनने में काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन यदि भारत के कुछ गद्दारों ने यदि वफादारी दिखाई होती तो भारत को यह दिन न देखना पड़ता। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं गद्दारों के बारे में बताएंगे जिसके कारण भारत को 100 नहीं बल्कि हजारों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। करोड़ों भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी एवं करोड़ों लोगों को गुलामी के एक बड़े समय को देखना पड़ा। नंबर 1 पर हम बात करेंगे जयचंद की। दोस्तों किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही और गद्दार के लिए जयचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह नाम मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। आखिर दोस्तों इसने भारत के हिंदुओं के साथ क्या विश्वासघात किया था जिसे भारत आज तक नहीं भुला पाया है। कन्नौज राज्य का राजा जयचंद राठौर राजवंश से आता है, जिसकी महान राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पुरानी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी के कारण इन दोनों ने राज्यों के बीच कई बड़े युद्ध भी हुए, लेकिन लगभग सभी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीते। एवं एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयुक्ता से विवाह किया, जिसके बाद पृथ्वीराज ने तो अपनी दुश्मनी भुला दी थी और जयचंद को अपने दाहिने हाथ की तरह मानने लग गए थे। लेकिन जयचंद कभी भी पृथ्वीराज से अपनी दुश्मनी नहीं भुला सका और मन ही मन उसने पृथ्वीराज से बदला लेने की सोची। और यह मौका उसे मोहम्मद गोरी के रूप में मिला था, जब उसने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गोरी का साथ दिया और युद्ध में अपने राज्य की सेना को पृथ्वीराज के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार तो हो गई, पर जयचंद को भी अपने कर्मों की सजा मिली, क्योंकि गोरी ने युद्ध जीतने के बाद राजा जयचंद को भी मार दिया। राजा जयचंद को पृथ्वीराज की से गद्दारी को देखते हुए उसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है, क्योंकि यह राजा जयचंद की गद्दारी के बाद मोहम्मद गोरी ने पूरे भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत कर दी थी और धीरे धीरे इस्लामिक शासन भारत के दूसरे राज्यों में फैलता गया। और शायद इसीलिए जयचंद के धोखे को देखते हुए आज के समय में किसी भी धोखेबाज के लिए जयचंद का नाम किसी भी गाली की तरह है। और जयचंद की गद्दारी पर एक मुहावरा भी काफी फेमस है, जिसमें कहा गया है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया एवं गैरों को लाकर हिंद को आबाद कर दिया। नंबर 2 मानसी। दोस्तों घर का भेदी लंका ढाई मानसी ने भी महाराणा प्रताप पर कुछ इसी तरह का षड्यंत्र रचा था। महाराणा प्रताप के सभी गुप्त रहस्य और ठिकानों को मानसी ने अकबर को बता दिया था। महाराणा प्रताप इस देश के सबसे महान राजाओं में से एक है, जिन्हें हराकर दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। महाराणा प्रताप अखंड भारत में मुगलों के खिलाफ इकलौती ऐसी ताकत और दीवार बनकर खड़े हुए थे जो भारत में मुगल शासन को आने से रोक सकती थी। पर अजमेर के राज्य के राजा मानसी ने देश की मिट्टी के लिए लड़ने के बजाय उन लोगों का साथ दिया और मुगलों को भी पता था कि राजा मानसिंह को भारत की परिस्थितियों से लड़ने का काफी अच्छा अनुभव है, इसलिए मुगलों ने मानसिंह को अपनी सेना का प्रमुख बनाया था। मानसिंह की गद्दारी के कारण उस समय महाराणा प्रताप को कई जानलेवा हमलों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों मानसिंह मेवाड़ के ज्यादातर गुप्त ठिकानों के रहस्यों को जानता था, जिसके कारण कई समय तक महाराणा प्रताप को अपना समय जंगलों में गुजारना पड़ा था। इस दौरान भी वहाँ हमेशा मुगलों को हराने की रणनीति बनाते रहते थे। उन्होंने इस दौरान काफी मुश्किल
मुश्किल समय भी काटा, यहाँ तक कि उन्होंने घास की रोटियां तक खानी पड़ी उन्हें। यह जंगल में रहना उनके लिए किसी तपस्या की तरह साबित हुआ और जब वह जंगल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और वहां पहले से ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए जब महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तब मुगलों ने सेनापति बने राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य के चलते युद्ध में हरा दिया और मानसिंह को उसकी गद्दारी के लिए मार दिया गया, जिसके और अकबर ने मेवाड़ की तरफ देखने का दुस्साहस अपने पूरे शासनकाल में कभी नहीं किया जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे। नंबर 3 पर आते हैं मीर जाफर। अंग्रेजों की एक नीति रही थी दोस्तों कि फूट डालो और राज करो, एक दूसरे को आपस में फूट डलवा दो और उन पर शासन करो। यह रणनीति एकदम मीर जाफर के केस में सटीक बैठती है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या होता है अगर भारत पर कभी अंग्रेजों का अधिकार न हुआ होता तो यह बात सच साबित हो सकती थी। अगर मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देकर राजा सिरुद्दौला को धोखा न देता तो चलिए डिटेल में बताता हूँ। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था, लेकिन उसे यह गद्दी उसकी मेहनत से नहीं मिली थी बल्कि धोखे से मिली थी। हम यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने इस गद्दी के लिए पूरे देश की सत्ता को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। शुरू में मीर जाफर सिरुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, पर वो दिन रात एक ही सपना देखा करता था कि कब बंगाल का नवाब बनेगा। इसलिए मौका मिलने पर उसने चौपरासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दे दिया, जिसके बाद उसने अपने ही राजा सिरुद्दौला के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर उसने सिरुद्दौला को युद्ध में हरा दिया। युद्ध जीतने पर उसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का शासक तो बना दिया गया, पर कुछ समय शासन करने के बाद अंग्रेजों ने ही उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 1964 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे भी मारा। और यहाँ भी अंग्रेजों का साथ एक गद्दार शासक मीर कासिम ने दिया। वह बात अलग है कि अंग्रेजों ने उसे भी बाद में मरवा डाला। नंबर 4 कांग्रेस पार्टी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का भारत की आजादी की दिलाने में एक अहम रोल रहा है और इसमें मैं इनकार भी नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि इस पार्टी ने के कई लीडर्स ने इतिहास में भारत को कई घाव दिए हैं। अब आप उन्हें गद्दार कहिए या उन्हें फिर लीडरों की अयोग्यता कहिए, आपके ऊपर है। लेकिन भारत को धर्म के नाम पर पाकिस्तान और भारत जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना, इसके अलावा सही समय पर कश्मीर में अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान सेना को पीछे न धकेलना, यहाँ तक कि चीन के हमलों पर करने पर उसे तुरंत इमीडिएट जवाब न देना। कांग्रेस लीडर से या तो फिर कहूँ कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐसी कई गलतियां हैं जिनके कारण आज तक भारत भुगत रहा है। वरना आप ही बताइए, क्या किसी देश में रहने वाले लोगों को धर्म के आधार पर बांटना सही है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोच के देखिए कि अगर आज के समय में भी भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग भारत के हिस्सों का बंटवारा करने लगे तो भारत के कितने हिस्से हो जाएंगे? आपको इसी सवाल से आपका जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे अखंड भारत के हिस्सों भारत से अलग होना भारत के लिए कितनी बड़ी चोट थी। और यह कई बार साबित हो चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो आजादी के समय इस बंटवारे को रोक सकती थी, पर यह बंटवारा हुआ और बंटवारे की कागजों पर जवाहरलाल नेहरू ने खुद साइन किए हुए थे। दोस्तों नंबर 5 पर आता है फणींद्रनाथ घोष, जो भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक कहा जाता है, क्योंकि यही वह गद्दार था जिसने असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। और इसी गद्दार की सरकारी गवाही के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजी सरकार से फांसी सुनाने की सजा दी थी। इसके अलावा फणींद्रनाथ ने सरकारी गवाह बनकर पंडित आजाद के शव की भी पहचान की थी और कई बार तो यह भी सामने और स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ एक मोहरे की तरह गवाही देने के लिए अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल किया था। और क्या पता किन लालच के कारण फणींद्रनाथ ने अपने ही दोस्त, अपने ही देश के साथ गद्दारी की, पर फणींद्रनाथ की गद्दारी भी उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि जेल से भागकर भगत सिंह के साथी योगेंद्र शुक्ला वी गुलामचंद्र ने 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से गद्दार फणींद्रनाथ की हत्या करवा दी और इस हत्या को अंजाम दिया योगेंद्र शुक्ला के भतीजे वैकुंठनाथ शुक्ला ने। कहा जाता है कि वैकुंठनाथ शुक्ला ने फणींद्रनाथ को उसकी गद्दारी के लिए काफी बेरहमी से मारा था, फिर ऐसा कहूँ कि इतना घायल कर दिया था कि कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद तड़पते हुए फणींद्रनाथ की मौत हुई थी, काफी पीड़ा सहने के बाद। दोस्तों ऐसा होना ही चाहिए था। वैसे 6 जुलाई 1933 में वैकुंठ शुक्ला को हाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें भी फांसी पर लटका दिया। दोस्तों फणींद्रनाथ घोष जैसे गद्दार जब तक देश में मौजूद है तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों देश में सही से काम करने वाले और देश से प्यार करने वाले लोगों के बीच में कांटे की तरह काम करते हैं यह लोग। अब दोस्तों ऐसे लोगों को हमको पहचानना है। और तो दोस्तों ये थी देश के गद्दारों की पूरी कहानी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।